हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में आरंभिक नगर के बारे में पढ़ा था कि आरंभिक नगर में कैसे क्या क्या होते थे। तो कैसे वहाँ पे घर होते थे, किस तरीके कितने मंजिल के घर होते थे, कौन से निचला शहर है, कौन सा ऊपरी शहर है, और निचले वाले को निचला शहर कहा जाता है, ऊपर वाले को दुर्ग के नाम से जाना जाता था। और उसके अंदर भवन कैसे थे, नाले कैसे थे, उन सब के बारे में एक समरी के तौर पे मैंने इसके पहले वाली वीडियो में समझाया हुआ है। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अगर आपने ये वीडियो आपने देख ली और सुन ली तो आपके कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर के नेम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। मतलब किताबों से हमें क्या पता चलता है और कब्रों से क्या पता चलता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। तो वेद चार हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना कब हुई थी? 35 साल पहले हुई। और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं, कितनी हैं? 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, यानी प्रेयर है, जिन्हें क्या कहा जाता था? सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। और ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। मतलब ये किसके स्तुति में रचे गए हैं? देवी देवताओं के स्तुति में रचे गए। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि के नाम से पता चला है कि आग के देवता हैं, और इंद्र के नाम से पता चला ये युद्ध के देवता है, और सोम का मतलब होता है एक पौधा जिसे खास पेय बनाया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। किसने की थी? वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। और आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। मतलब ऋग्वेद की कौन सी भाषा है? संस्कृत। वैदिक संस्कृत कहलाती है। वो किसकी भाषा है? ऋग्वेद की है। नेक्स्ट आते हैं हम कि संस्कृत और अन्य भाषाएं किस तरीके से हमारे लैंग्वेज से जुड़ी हुई है। तो संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। किसके परिवार का हिस्सा है? भारत यूरोपीय। ठीक है। भारत की कई भाषाएं हैं जो असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जैसे अंग्रेज, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक लैंग्वेज परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें से कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के तौर पर मातृ यानी संस्कृत में क्या कहते हैं? मातृ। हिंदी में क्या कहते हैं? माँ। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मदर। तीनों के स्टार्टिंग वर्ड क्या है? माँ। या मतलब सब किसको साइलेंट करता है? माँ। तो मातृ, माँ और मदर, तो तीनों का सेम है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्या है? उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों के तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है, जिसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत में के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक और परिवार से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पैरा में क्या दिया हुआ है कि इतिहास ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद के अध्ययन कैसे करते हैं, मतलब ऋग्वेद मतलब कैसे उसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में कैसे जाने। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। सूक्त का मतलब अच्छी तरीके से बोला हुआ। और विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। कौन से? व्यास और सतलुज के बीच दोनों नदियों का ये भी क्या है? सूक्त का अंश है। नेक्स्ट आ रहा है ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। भूर्ज वृक्ष की छाल पे, यानी पांडुलिपि क्या है? जो पेड़ों की छालें निकाल के, मतलब भूर्ज का एक पेड़ होता था, उसकी खाल निकाल कर उस पर लिखी गई ये क्या है? पांडुलिपि है, जो कश्मीर में पाई गई। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था
और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? तो महाराष्ट्र के पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया हो। नेक्स्ट आते हैं ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ खासकर कौन कौन सी हैं? सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, मतलब गंगा और यमुना का उल्लेख तो सिर्फ एक बार दिया हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार किसका है? तो सरस्वती और सिंधु, इन दोनों सहायक नदियों का सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है और गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार जिक्र किया गया है। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है, 2018 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसको ना ध्यान से आप NCERT आप अगर कमेंट करके बता दीजिएगा। इसका PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। मतलब मवेशी, घोड़े और रथ मतलब क्या है ये? तो चलिए फिर इनके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। मतलब घोड़ों का प्रयोग कब किया जाता था? तो रथ खींचने के, लड़ाई जब होती थी तो रथ खींचने के काम आता था। जैसे आप कृष्ण और अर्जुन के उसमें देखा हुआ है कि वो कैसे कृष्ण जी मतलब रथ को खींचते हैं, और तो उसमें ये दिया हुआ है ना कि घोड़े को क्या करते हैं? पीछे की तरफ खींचते हैं। और कब यूज़ करते हैं? तो लड़ाई में यूज़ करते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। किसके लिए? ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी ज़्यादातर। जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी ही तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। मतलब कुछ लड़ाइयाँ कैसे क्यों लड़ी जाती थी? तो लोगों को बंदी बनाकर भी लड़ी जाती थी। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। मतलब युद्ध में जो भी मतलब धन मिलता था उसका कुछ भाग कौन रख लेता था? सरदार रख लेते थे। पुरोहित, और वो क्या है? वो हिस्सा क्या किसको दे देते थे? पुरोहित यानी पंडित, अपने जो भी उनके पंडित होते थे उनको दे दिया जाता था। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कि शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। जो बाकी जो धन बच जाता था वो किसको बांट देते थे? आम लोगों में बांट देते थे। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था और कुछ धन का प्रयोग कहाँ पे? यज्ञ करने के लिए किया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी और यह आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। मतलब यज्ञ का हवन करते थे और ये हवन किसके लिए दी जाती थी? देवी देवताओं के लिए दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। मतलब कहने का मतलब कि जैसे आज हम हवन कराते हैं तो क्या आहुति देते हैं ना किसी अपने भगवान के लिए, तो वैसे पहले भी हुआ करता था। लेकिन पहले क्या करते थे, किसी मतलब कोई मांग रखा होता है कि हम ये हमारा चीज़ पूरा हो जाएगा तो हम ये चीज़ करेंगे, तो वैसे ही वो चीज़ उनका पूरा हो जाता तो क्या करते थे? जानवरों को क्या करते थे? आहुति देते थे, बलि दे देते थे, जानवरों की बलि देते थे। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे या कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। मतलब युद्ध करने से पहले ऐसे भी होता था कि यज्ञ वगैरह ये सब कराया जाता था। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। ज़्यादातर कौन? मेल जो है ना भाग लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे। और कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, मतलब कोई स्टेबल नहीं थी। ठीक है, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। और वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। ठीक है, ऐसे लोगों को चुनते थे जो बहादुर हो, मतलब स्ट्रॉन्ग हो, और उसकी मतलब स्ट्रॉन्ग हो, इंटेलिजेंट हो, उसको चुनते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द कौन सी है? लोगों की कैरेक्टरिस्टिक बताने वाली शब्द वर्ड्स कौन कौन से हैं? ठीक है, तो चलिए फिर लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। तो लोगों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता था? लैंग्वेज के आधार पे, वर्ग के आधार पे, समुदाय के आधार पे, और जिस निवास स्थान पे और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पे लोगों का क्या किया जाता था? वर्गीकरण किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों को विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखिए।
ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। मतलब पुरोहित कौन होते थे? जो मतलब हमारे जो एक पंडित होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पुरोहित। ठीक है, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। पुरोहित यानी ब्राह्मण को, पंडित को कहा जाता है। और ये अलग अलग तरह के क्या करते थे? यज्ञ अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग जो थे वो क्या है? राजा। मतलब जो यज्ञ करता था वो, मतलब जो करवाता था उसे राजा कहते हैं, जो करता है उसे पुरोहित कहते हैं। सॉरी, जो करता है, जो यज्ञ की आहुति देता है उसके अंदर, वो क्या है? राजा। जो करवाता है, मतलब जो जिसके द्वारा, जैसे पंडित के द्वारा यज्ञ कर रहे हैं ना, तो पंडित क्या है? पुरोहित है। ये राजा वैसे नहीं थे, मतलब ये आम राजा नहीं थे। ये न तो बड़े और राजधानी और महलों में रहते थे और ना इनके पास सेना थी, और ना ही ये कर वसूलते थे। ये ऐसे राजा नहीं होते थे जो राजधानियों के बड़े बड़े महलों में रहते थे, जिनके पास सेना भी नहीं थी, ना ही ये कोई टैक्स लेते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासन नहीं बन जाता था। पहले क्या हो जाता कि मतलब कि राजतंत्र नहीं था कि राजा के मरने के बाद उसका बेटा उसका शासन ले लेता है, लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं था कि उसके मरने के बाद शासन उसका बेटा ले लेगा, ऐसा नहीं था। तो था क्या? तो चलिए फिर आगे देखते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था वैश्य, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इसका मतलब कहने का कि जन यानी जनता। ठीक है, तो और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें इसे पुरुजन या विश्व या भारत जन या विश्व यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। मतलब कई नामों से ये जाने जाते थे। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और तथा अपने विरोधियों को दास या दास्यु कहते थे। जो इनके विरोधी थे उनको क्या कहते थे? दास या दास्यु कहते थे। दास्यु किन्हें कहते थे? तो मतलब जो प्रार्थना की रचना करते थे उनके जो भी आर्य, वो अपने आप को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। जो इनके विरोधी थे उनको क्या कहते थे? दास या दास्यु कहते। ये सीटेट के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पहले का आया हुआ है। और सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा आएगा हिस्ट्री का कि उसमें ये आएगा कि इन चारों में से कंपेयर करके बताओ कि कौन सही है, ए सही है या बी सही है। अगर बी सही है तो ए की तुलना में कितना सही है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसे भी आ जाते हैं कि ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा या सी पहले आएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में। और दोनों में कंपेयर करने वाले 2018 के पेपर में ज़्यादातर कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो वैसे डरने वाली बात नहीं है। ये सीटेट का एग्ज़ाम अगर आपने एनसीईआरटी और साइकोलॉजी कर ली तो आपके 150 में से 110 तो कहीं नहीं जाएंगे, अगर आपने इतना भी कवर कर लिया। या फिर मैं जितना वीडियो में डाल रही हूँ, अगर आपने इतना भी सुन लिया, ध्यान से पढ़ लिया, तो फिर तो इनफ है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इतना आप कर लीजिए और उसके बाद आपका सीटेट क्वालिफाई, ताकि सीटेट क्वालिफाई हो उसके बाद ही तो आप केवीएस की प्रिपरेशन करेंगे। और अगर ये आपने सीटेट में एनसीईआरटी पढ़ ली तो केवीएस में भी यही एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, तो ज़्यादातर एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, अगर आप सोशल साइंस से है तो। एंड चलिए फिर नेक्स्ट, तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की, मैंने बता दें, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं को कभी खुद को प्रार्थना जो रचना करते थे वो अपने आप को क्या समझते थे? आर्य। और जो इनके विरोधी थे उन्हें क्या समझते थे? दास या दास्यु। दास्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। दास्यु कौन थे? वो यज्ञ नहीं करते थे। ठीक है, और शायद दूसरी लैंग्वेज बोलते थे, यानी दूसरी भाषा बोलते थे। अब बात के समय में दास स्त्रीलिंग दासी, दास मेल को कहा जाता था, दासी फीमेल को कहा जाता था। शब्द का मतलब हो गुलाम हो गया है, मतलब कि शब्द का मतलब क्या हो गया? गुलाम। दास या दासी किसे कहा जाता था? जो मतलब जो प्रार्थना की रचना किया हो उसे आर्य कहते थे, और उनका जो काम करता था, जो हेल्पर होते थे, उनके क्या कहते थे? दास या दासी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट आते दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। कौन होते थे? जो युद्ध में बंदी बनाया जाता था उन्हीं को हम क्या रखते थे? ये दास या दासी रख लेते थे।
उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वे सब करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, आज के समय में क्या है, कोई जॉब कर रहा है, घर भी संभाल रहा है, लेकिन बाहर थोड़ा बहुत तो घर का काम होता है, वो क्या करते हैं, नौकर वगैरह कर लेते हैं। उसी तरीके से पहले क्या करते थे कि जो राजा होते थे या फिर जो आर्य होते थे वो क्या है, अपना सारा काम किससे करवाते थे, दास या दासी से करवाते थे। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। ठीक है, उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की जहाँ जहाँ जैसे रचना हो रही थी, उसी तरह दूसरी जगह क्या हो रहा था, विकास हो रहा था, डेवलप हो रहा था। एंड नेक्स्ट आते हैं खामोश प्रहरी। कहानी महापाषाणों की है। किसकी है, महापाषाण। ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी बड़ा, पाषाण पत्थर, महा यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर, स्टोन को कहते हैं। ठीक है, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक, लिथिक यानी पत्थर, स्टोन को कहते हैं, और महा यानी बड़ा नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गई थी। मतलब इसकी कब्र कैसे हुए करते थे, मतलब फॉर एग्जांपल कब्र ऐसे होता था, पहले ऐसे भी होते थे कब्र, उसमें नेम वगैरह जो भी है वो लिख दिया जाता था कि ये इसका कब्र है। ठीक है, और एक गोलाकार में भी कब्र होता था, जो मैं अभी आगे नेक्स्ट पेज पे है। 3000 साल पहले शुरू हुआ और यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत के कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पुरा स्थल जो कहाँ है, मतलब मैप में सेकंड मैप में दिया हुआ है, और कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। मतलब कुछ जमीन के बाहर होते थे, कुछ जमीन के भीतर। जैसे ये कब्र है, ये एक तो ऐसे कब्र होता था स्क्वायर की शेप में, और साइड साइड पत्थर होते थे, और जो मरता था उसकी जो पुरानी चीज़ें होती थी वो इसी के अंदर दफना दी जाती थी। और एक कब्र ऐसे होता था, जो आपने देखा होगा कि मतलब लोग, मतलब बहुत जगह आपने देखा होगा कि ऐसे कब्र बनाए जाते हैं, और जिसमें नेम प्लेट वगैरह, जैसे कि क्रिश्चियन वगैरह में भी, क्रिश्चियन वगैरह जो होते हैं ना क्रिश्चियन, उनके में भी ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, कई बार पुरातात्विविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यह एक ही मात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि कोई चकोर में ऐसे, कोई ऐसे में दिया हो, साइड साइड क्या है, पत्थर दिए होते हैं, और कोई ऐसे हो जिसके साइड साइड यहाँ पे पत्थर होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कब्र कहते हैं। ठीक है, कि मरने के बाद दफनाया जाता है। एंड नेक्स्ट आते हैं कि मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी के बर्तन होते थे, उसके साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाने जाते थे। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। मतलब जब ये मरते थे तो इनके साथ साथ क्या क्या दफनाया जाता था, मिट्टी के बर्तन और घोड़े के कंकाल, मतलब कि उनका कोई, मतलब जो भी वो युद्ध करते थे तो ऑब्वियस सी बात है घोड़ा रखते थे, तो उन घोड़े को भी दफनाया जाता था। हथियार भी मिलते थे, लोहे के औजार भी मिले, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिली है। पुरानी पुरातत्वविद यानी पुरानी जो चीज़ें हैं बहुत सारी मिली है। अब ये क्या है, ये मैंने बताया ये क्या है, कब्र है, और ये आप देख रहे हैं ये क्या है, कुल्हाड़ियाँ हैं, यहाँ पे कुछ सामान मिले हैं। ये क्या है, कटार है, ये क्या है, और ये क्या है, घोड़े के लिए जो सामान है बांधने के लिए किया जाता था वो चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कब्र के अंदर मिली हुई है पहले की। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, कि लोगों की सामाजिक असमानता कैसी थी कैसी नहीं, तो उसके बारे में हम पता कर रहे हैं। पुरातत्व ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही हो रही होगी। मतलब जो चीज़ें पाई जाती है ऑब्वियस सी बात है जो मरा है उसी की चीज़ें होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। कभी कभी दो कब्रों की कंपेयर करते हैं तो एक में ज़्यादा चीज़ मिलती है, एक में कम मिलती है। ठीक है,
ब्रह्मगिरी की को खोजो। यहाँ के एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए और दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। कहने का मतलब कि जो अमीर था उसके साथ सोना वगैरह दफनाया जाता था, जो गरीब था उसके साथ मतलब कि काले मिट्टी के बर्तन और हथियार वगैरह ये सब दफना दिया जाता था। तो उससे क्या पता चल जाता कि मतलब पहले असामे लोगों में सामाजिक असमानताएं थी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी, मतलब कि कोई खास परिवार के जो मतलब राजा है तो उसके साथ क्या दफनाया जाता, तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, मतलब एक से ज़्यादा कंकाल मिले हैं और वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। मतलब कहने का मतलब कि जो ऐसे जैसे मरते क्या, जैसे कि पहले जो मरा उसको दफना दिया गया, उसी जगह दूसरा कोई मरा उसी जगह दफना दिया। एक ही परिवार के सारे सदस्यों को एक ही जगह दफनाया जाता था। ठीक है, तो ये क्या है, तो खास परिवारों की कब्र होती थी यहाँ पे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे और यह वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था और ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। मतलब कि 3600 से लेकर 2700 साल पहले क्या होता था कि जो बड़े होते थे, एडल्ट पीपल होते थे, उस गड्ढे में क्या करते थे, सीधा दफना देते थे और उनके सिर नॉर्थ की तरफ होती थी, उत्तर की तरफ होती थी। और कई बार ऐसा कभी घर के आंगन में ही दफना देते थे। और वहाँ पे कब्र के पास क्या मिले कि बर्तन मिले हैं, जो खाना पानी जो भी जिस बर्तन में खाते थे वो भी उनके साथ रख दिए जाते थे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कि क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन में, हमें कैसे मतलब कंकालों का अध्ययन हमें क्या बताता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है कि कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पे इसका अंदाज़ा लगाते हैं कि उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। मतलब कहने का मतलब कि अगर गहना मिला तो ऑब्वियस सी बात है वो लेडीज़ का ही कंकाल है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएँ है। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, यानी उस समय जो राजा जो थे वो भी क्या है, मेल जो होते थे वो भी क्या है, ज्वेलरी पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। उसकी महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश से ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि कंकाल का जो लिंग पहचानने का तरीका है या जो आइडेंटिटी है कि कंकाल को कैसे पहचाना जाता है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है कि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रवेश क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है पुरुषों के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेल के अकॉर्डिंग। और आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं और यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियां से काफ़ी ज़्यादा है। चरक ने अपनी गिनती में दांत और हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी, यानी दांत वगैरह हर चीज़ को उसने क्या किया था, चरक संहिता में क्या ऐड कर दिया गया था, तब वो जाके 360 हुए थे। और उन दांत वगैरह इन सबको हटा के साइंटिस्ट ने क्या किया, 206 बताई है। नेक्स्ट आते हैं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे कैसे थे। तो इनाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं और कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। मतलब कुछ हड्डियां क्या है, कट के आई हैं, तो उससे क्या पता चल जाता है कि लोग मीट मछली पहले खाया करते थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, गधा, सुअर, सांभर, चिकट मतलब आदि चीज़ें क्या करते थे, हड्डियों की मतलब मछली की हड्डियाँ आदि पाई गई हैं। और ऐसे साक्ष्य मिले जो बैर, आंवला, जामुन, खजूर का कई तरह की रस भरियाँ एकत्र की जाती थी। मतलब कुछ ऐसे चीज़ें भी मिली है जैसे बैर हो गया, आंवला हो गया, जामुन हो गया इत्यादि, बहुत सारी चीज़ें भी मिली है जिससे पता चलता है कि सारी चीज़ें क्या है, एकत्रित थी।
नेक्स्ट आते हैं अन्यंत्र यानी एटलस के चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। ये क्या एक लेखन कला है, ठीक है। और ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था और यह भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। मतलब कहने का मतलब कि इस हड्डियों पर हमने जो लिखा हुआ है उस पे से पता क्या चल जाता है कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे और क्या वे युद्ध जीतेंगे और क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उनके पुत्र होंगे, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखवाते थे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था और इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यद्वक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि भविष्यद्वक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। कहने का मतलब कि क्या करते थे उस पर कि मतलब क्या होगा, पुत्र वगैरह, ज़मीन और हर चीज़ से रिलेटेड जो चीज़ें उनकी प्रॉब्लम थी वो क्या करते थे, इन हड्डियों पर लिख दिया करते थे और आग में डाल देते। जब आग में डालने के बाद वो क्या दरारें आ जाती थी, उससे क्या ये भविष्यवाणी देखते थे, ठीक है। और वे राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांच के बर्तन और शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। मतलब बहुत सारे बर्तन शामिल थे लेकिन उनको लोहे का इस्तेमाल करना नहीं पता था। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर मैं कल करवाऊँगी एंड ये चैप्टर यही कंप्लीट हो गया। एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और ऐसे शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।